कानून शहादत ऑर्डर 1984 इसकी जो है लेक्चर सीरीज़ में दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं अपने पीपीसी के और सीआरपीसी के लेक्चर्स भी अपलोड करता रहता हूं साथ साथ। तो इसमें बहरहाल जो है आज आर्टिकल 3 से लेके आर्टिकल 17 को डिस्कस करेंगे। और मैंने कहा कि चूँकि मेरा हर वीडियो का मकसद होता है एक तो ये कि जो लोग लॉ का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए कि मैं उनको शॉर्टकट बताता हूँ हर सेक्शन के या हर आर्टिकल जितने भी मेरी वीडियो के अंदर होते हैं उनको कि ये किस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं हमेशा। और दूसरी बात ये कि आप अगर इनको जिस तरह से पॉइंट मैं जो शॉर्टकट बताता हूँ अगर आप वो लिख लेते हैं साथ तो फिर आपको बार बार ये सारे के सारे नहीं देखने पड़ते। इससे आपकी टाइम सेविंग भी होती है और प्लस आपकी मेमोरी में ये हमेशा के लिए याद भी रहते हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनके लिए होता है कि वो किस तरह से चीज़ों को बारीक बारीक सी होती हैं लेकिन इनको नहीं देखते। बाज़ लोग इसको स्किप कर जाते हैं और बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट केसेस में मैंने लोग हक पर होते हुए लोगों को हारते हुए मैंने देखा है। तो ये मेरी प्रैक्टिस के अंदर भी चीज़ें आती हैं तो मैं अपनी प्रैक्टिस के मामलात भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास आया था तो मैंने इसको किस तरह से देखा। तो ये एक चीज़ तो ये कि मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अब इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, उसको लाइक किया करें और इसके ऊपर इसको जो है जितनी मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ताकि ये जो जितनी भी है जितना ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उतनी लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतने लोग अच्छे एग्ज़ाम के अंदर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो एक तो मेरी ये दूसरा, हाँ, मुझे आपके लोगों के कमेंट्स आते हैं, मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है ताकि मुझे ये पता चलता है कि बाज़ लोगों को किस तरह के जो हैं वो लेक्चर्स की ज़रूरत होती है, किस टॉपिक के ऊपर वो लोग जो हैं वो मालूमात जानना चाह रहे होते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 3 से 17 देखें, मैंने कहा था कि सबसे पहले मेरा काम होता है कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सॉरी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं कि वो लोग किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। मैं ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एग्ज़ाम वाले, दूसरे लोग भी इसको हमेशा उसी तरह से याद रख सकते हैं, इनको बार बार किताब नहीं खोलनी पड़ेगी। देखें इसमें आर्टिकल इनको आपने 4 पॉइंट के अंदर आपने डिवाइड कर लेना है। सबसे पहला ये कि ये आप बिल्कुल आप पेंसिल और लेके लिख रहे हैं ताकि आपको बार बार जो है वो ये चीज़ें ना नोट डाउन करनी पड़ें और एक बार जब आप करेंगे आपको खुद ब खुद लिखेंगे कितना आसान लगेगा ये चीज़ें। तो सबसे पहले आप लिख लें कि कौन बंदा शहादत दे सकता है, कौन शहादत नहीं दे सकता। एक तो आप ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आम हालात में शहादत नहीं होती लेकिन ख़ास हालात में शहादत हो जाती है। ठीक है। तीसरा मेरा पॉइंट आप लिखें कि वकला की शहादत। चौथा पॉइंट आप लिखें एविडेंस सॉरी विटनेसेस यानी कि गवाहों की शहादत। अब चौथे पॉइंट की आपने फर्दर 2 कैटेगरीज कर लेनी है। वो ये कि इनके यानी कि गवाहों के जो होते हैं डॉक्यूमेंट किस तरह से पेश होते हैं और दूसरा ये कि ये ख़ुद आकर किस तरह से गवाही देते हैं। फिर आखिर में जो चीज़ रह जाएगी वो है गवाहों की तादाद, तो इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो मैंने बात की थी कि आर्टिकल 3 जो है कि सबसे पहला मेरा जो पॉइंट भी था कि कौन बंदा शहादत दे सकता है, कौन बंदा शहादत नहीं दे सकता। देखें, अदालत कहती है क्यूएसओ आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ है कि हर बंदा शहादत दे सकता है मासवाए किसके, सिर्फ वो बंदा शहादत नहीं दे सकता जो सवाल को समझ नहीं सकता और जो उसका अकली जवाब नहीं दे सकता। ये है बॉटम लाइन। ये ऐसी चीज़ है कि ये जुमला आप अपने हिफ़्ज़ कर लें। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनका इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है कि आपके सामने कोई भी बंदा गवाह होता है तो आप सबसे पहले ये देखें कि क्या ये बंदा सवाल समझ सकता है, क्या ये बंदा अकली जवाब दे सकता है, नहीं दे सकता। और अगर आपने जिरा के दौरान सिर्फ यही पॉइंट साबित कर दी ना कि ये बंदा जनाब अकली जवाब नहीं दे सकता, ये बंदा सवाल ही नहीं समझ सकता, तो यकीन करें वहीं पर उस शहादती की शहादत ख़त्म हो जाती है। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिसको आम तौर पर तो छोड़े, मैंने बड़े बड़े ख़ास वकला को भी आजमाते नहीं देखा। तो ये चीज़ अगर आप क्लिक कर दें तो आप यकीन करें कि शहादती को आप पहली ही बात पर नॉकआउट कर देंगे। ठीक है। तो दूसरी बात ये कि हाँ जी, बॉटम लाइन जब आपको पता चल गई कि सिर्फ वो बंदा शहादत दे सकता है जो सवाल समझ भी सकता हो और उसका अकली जवाब दे सकता। अब चूंकि जो बंदे नहीं सवाल समझ सकते तो वो नहीं जवाब दे सकते, उनकी आगे तशरीह की गई कि इसलिए कम उम्र बच्चे, क्योंकि वो भी सवाल को नहीं समझ सकते और ना ही उसका अकली जवाब दे सकते हैं, और बूढ़े जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं, उनको भी चूंकि समझ नहीं होती तो ना वो सवाल को सही समझ सकते हैं और ना ही उसका प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। और इसी तरह से कुछ लोग बीमार होते हैं जिनकी वो बीमारी चाहे ज़हनी है या जिस्मानी है,
तो वो भी बीमारी की हालत में, चूँकि उनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, इसलिए वो सवाल को नहीं समझ सकते और ना ही जवाब दे सकते हैं। इसमें मैं अगेन प्रैक्टिस के वाले से एक बात और कर दूं कि मैंने अक्सर देखा है कि प्रॉपर्टी के मामलात के अंदर लो जी 80 साला बंदे की शहादत, 85 साला बंदे की, 70 साला बंदे की। अब होता क्या है, 80 साला बंदा तो बेचारा सच्चा होता है, लेकिन बात यह है कि आप क्यों उसकी शहादत दे रहे हैं, क्योंकि जब उसको क्रॉस होना है उसको नहीं समझ आनी कि उससे क्या बात होगी उसके मुंह से। वो हो सकता है वो सच्ची बात अपनी करने के बजाय वो क्रॉस के अंदर मार खाएगा और अपना केस हार जाएगा। और इस तरह से मैंने केस हारते देखे भी हैं। तो आपने इस तरह से नहीं करना। देखें, अच्छे वकील जो होते हैं वो कभी भी बूढ़े बंदे की शहादत नहीं लेते, चाहे वो बंदा सच्चा ही हो। तो ये चीज़ों को प्लीज़ जो लोग प्रैक्टिस के अंदर हैं, जो नए लोग हैं, उसको ज़रूर अपनाएं ताकि आपको पता चले, आपका केस मजबूत हो, आप केस हारें नहीं। तो ये चीज़ कि कम उम्र बंदे, बूढ़े बंदे, बीमार बंदे या इसी से मिलती जुलती जिनकी रीज़न्स हैं, वो बंदे शहादत नहीं दे सकते, तो उनकी शहादत नहीं हो सकती। तो उसके अलावा जो आ जाती है, हाँ, एक और बंदा होता है जो होता है कि जिसने कभी पहले माजी में झूठी गवाही दी हो, तो वो बंदा भी शहादत दोबारा नहीं दे सकता। या जिसने किसी पे बहतान लगाया हो और वो बहतान बाद में ओबियसली साबित नहीं हुआ तो बहतान है, तो वो बंदा भी शहादत नहीं दे सकता। यानी कि जो परजरी से रिलेटेड लोग हैं, जिनको कभी परजरी में पनिश हुए हुए हों, उनकी भी अदालत शहादत नहीं ले सकती। हाँ, सिर्फ़ एक चीज़ होती है कि अगर अदालत ये मुतमिन हो कि नहीं, अब ये बंदा झूठा नहीं है, अब ये इसने जो है उस राह रास्त इख्तियार कर लिया है, तो अब उसकी अदालत, अगर अदालत सेटिस्फाइड है तो फिर उस बंदे की शहादत हो सकती है। उसके बाद ये कि हाँ, आपको ये देखना है कि जो बंदा आया है शहादत देने के लिए, उसका कैरेक्टर कैसा है। यानी कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक शहादत दे सकता है उसके ऊपर, तो फिर तो उसकी शहादत होगी। लेकिन अगर बाज़ औक़ात होता है कि हालात ऐसे होते हैं जी कि अब नहीं कोई बंदा इतना सोमो सलात का पाबंद मिलता, तो फिर जो बंदा होता है बेहतर उसको अदालत उसी की शहादत ले लेती है। तो उसके बाद ये कि जुनूनी बंदा, एक जिसको मैंने अलग से बाकायदा मेंशन भी किया है कि एक ऐसा बंदा है जो आम हालात के अंदर जो है वो बिल्कुल समझ बूझ रखता है, वो अकली जवाब भी दे सकता है, लेकिन जब वो जुनून की कैफियत उस पर तारी होती है तो फिर उसको नहीं पता होता। तो ऐसे बंदे की शहादत भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ़ उसी हालत में हो सकती है जब उसके ऊपर जुनूनी कैफियत तारी ना हो। तो ये तो थी कि कौन बंदा शहादत दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो जो नहीं दे सकते उनकी आगे एग्ज़ाम्पल्स भी दी गई और बॉटम लाइन आपको वही समझाई गई कि ये बेसिकली वो लोग हैं जो सवाल को समझ नहीं सकते और ना ही उनका अक्ली जवाब दे सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस लाइन को हिफ़्ज़ कर लें और आपको खुद ब खुद क्लैरिटी होती जाएगी कि कौन सा बंदा शहादत दे सकता है और कौन सा बंदा शहादत नहीं दे सकता। तो ये तो था आर्टिकल जो है 3 इसकी अब आगे आ जाते हैं जी कि आर्टिकल 4 ये डील करता है जज की शहादत से। देखें, बाज़ का तो ये होता है कि एक कार्रवाई चल रही होती है, अब उस कार्रवाई के दौरान जज साहब ने क्या नोट किया या उनके रवैया जो था उन्होंने किस तरह से ऑब्ज़र्व किया किसी भी पार्टी का, तो वो ये चीज़ नहीं बता सकते। यानी कि वो गवाही नहीं दे सकते किसी एक बंदे की। यानी कि फ़र्ज़ करें एक, वो देखते हैं कि एक बंदा बड़ा रूड था, एक पार्टी रूड है और एक पार्टी बड़ी हम्बल है। अब हम्बल पार्टी के देखें जी इसका रवैया तो रूड था, जज साहब आप कहें तो जज साहब तो क्यों कहेंगे भाई, जज साहब को पता है, अब चाहे वो उनके नोटिस में है उनका रवैया, लेकिन वो कहेंगे कि मैं तो नहीं बता सकता ना, मैं शहादत नहीं दे सकता। वो उस बात की शहादत सिर्फ इसीलिए नहीं दे सकते कि वो शहादत है जो आम हालात में नहीं दी जा सकती। इसके लिए अगर जज साहब की शहादत लेनी है तो फिर एक बड़े जज को जो है वो ऑर्डर करना पड़ेगा। यानी फ़र्ज़ करें कि एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर दो पार्टियों का आपस में जो भी तनाज़ा चल रहा था, जज साहब ने उनका रवैया देखा या जज साहब की चीज़ में कोई इल्म में कोई चीज़ आ जाती है, तो वो उसको शहादत वो ख़ुद से नहीं देंगे। हाँ, अगर उनको सेशन जज पूछे या उनको ऑर्डर करे कि भाई आप बताएं कि आपने क्या देखा, तो तब मजिस्ट्रेट जो होगा वो उस बात की शहादत देगा। तो एक तो ये चीज़ होती है कि आम हालात के अंदर शहादत नहीं है, लेकिन वो ख़ास हालात बनाएंगे तो फिर उसकी शहादत होगी। तो इसी तरह से शादीशुदा अफराद होते हैं, देखें इन लोगों को भी आप मजबूर नहीं कर सकते कि दौरान शादी बताएं कि इनके जनाब किस तरह के रिलेशन रहे। तो उनके हाँ, मासवाई ये कि हस्बैंड या उसको इजाज़त दे के अपनी वाइफ को कि वो बात कर सके, या फिर वाइफ इजाज़त दे अपने हस्बैंड को कि ठीक है वो अपनी शादी के दौरान आने वाले मामलात को ज़ाहिर कर सके। तो आम हालात में तो इस तरह से इनकी शहादत है। लेकिन
ख़ास हालात उनके उस वक्त आते हैं जब कि इनके आपस के दौरान तनाज़ात शुरू हो जाएं। तो अब चूँकि आम हालात नहीं रहे, तो अब एक फ़रीक होगा जो दूसरे फ़रीक के ज़ुल्म के मुतालिक बात कर सकता है, वो शहादत दे सकता है, उसकी शहादत को कबूल किया जाएगा। तो ये चीज़ होती है शादीशुदा अफराद की शहादत के हवाले से, कि यानी कि आम तौर पर वो नहीं बाउंड, उन अदालत उनको मजबूर नहीं कर सकती कि वो शहादत दें या बताएं कि उनके आपस के मामलात कैसे हैं या क्या उन्होंने गुजारा। लेकिन जब ख़ास हालात आ जाएंगे, यानी कि वही लोग जब आपस में लड़ाई पर आ जाते हैं, झगड़े पे आ जाते हैं, तो तब वो अपना आप बता सकते हैं। तब उनको अदालत मजबूर भी कर सकती है कि बताए कि उनको क्या तकलीफ़ थी या जो उन्होंने क्या महसूस किया जिसको वो आगे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके आए हैं। इसी तरह से देखें जो हुकूमत के मामलात होते हैं, यानी हुकूमत के एक तो रिकॉर्ड होता है जो शाया हो जाता है। यानी फ़र्ज़ करें हुकूमत कहती है जी कि उन्होंने फ़लाँ प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है, फ़लाँ प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। तो अब ये बात तो ये है कि जो पब्लिक के अंदर आ गई है, लेकिन एक एक कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसको उन्होंने शाया ही नहीं किया, यानी बेशुमार काम है जो हुकूमत कर रही होती है लेकिन उनको वो शाया नहीं करती। तो जो ऐसा रिकॉर्ड शाया नहीं होता, उसकी आम हालात में शहादत भी नहीं होती। अगर आपने किसी ऐसे रिकॉर्ड की शहादत लेनी है, तो फिर उसके लिए क्या होगा कि उस मुतलका महकमे क्या जिससे वो रिलेटेड होगा रिकॉर्ड, उसके हेड को कहा जाएगा। वो हेड आगे से तयन करेगा कि वो ख़ुद पेश होता है कौन, या किसी और को पेश करता है, या वो किस तरह से शहादत देता है। तो इस तरह से ये देखें, आपको मैं बता दूं ख़ास तौर पर हाई कोर्ट के अंदर ये चीज़ देखने में आती है कि हमेशा ही बड़े सरबराह को तलब किया जाता है। कहते हैं जी डायरेक्टर को लेके आएँ, आईजी को लेके आएँ, डीआईजी को लेके आएँ। वो ये क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनका रिकॉर्ड आम तौर पर नहीं होता, यानी कि ख़ास बंदों से रिलेटेड हैं। तो वो कहेंगे ठीक है जी, अब ये रिकॉर्ड चूँकि प्रिंटेड नहीं है, ये तो शाया नहीं था, तो इसलिए अब इसके हेड को बुलाया जाए और इससे तहकीकात पूछी जाए कि भाई आपने इनके केस के अंदर क्या चीज़ देखी थी। इसीलिए हाई कोर्ट के अंदर हमेशा ही बड़े अफसर को तलब किया जाता है। ये वैसे ज़रूरी नहीं है हाई कोर्ट, ये कोई भी नीचे वाली कोर्ट चाहे तो वो उसके हेड को ही तलब करेगी, छोटे को तलब नहीं करेगी। मासवा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी कर रखे हों या हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दे रखी हो इस मामले में। तो इसलिए ये भी यानी कि आम हालात के अंदर नहीं, लेकिन ख़ास हालात इसके लिए लाने पड़ेंगे। इसी तरह से वफाक है या सूबे हैं, ये कोई भी सनती सरगर्मी करते हैं या कोई मुआशी सरगर्मी करते हैं, तो ऐसी सरगर्मियों का भी रिकॉर्ड नहीं होता। यानी आप उनको कहते हैं कि इनका रिकॉर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, इसलिए इनकी शहादत भी डायरेक्टली नहीं हो सकती। तो अब आ जाते हैं आगे महकमाना अमूर। तो यानी कि ये भी वही बात है कि देखें, अब हर महकमा जो होता है वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसने क्या किया होता है कि उनका एक पैटर्न होता है। उन्होंने डायरेक्शन दी होती है कि जनाब आपने कोई भी मामला आए तो ये मामला आपने इस तरह से करना है। अब अगर किसी भी बंदे को आप पूछेंगे कि जनाब आपके महकमे के अंदर आपको कोई ख़ास ऑर्डर हुआ है कि आपने ये काम इस तरह करना है, तो अगर तो वो बंदा ये समझेगा कि अगर मैं ये बात बता देता हूँ और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर तो वो बंदा बात बता देगा। ठीक है, इसको पता है कि ये मुफाद आमा के ख़िलाफ़ नहीं है, तो वो बात कर देगा। लेकिन अगर वो ये समझे कि नहीं, अगर मैं ये बात बता दूंगा और इससे पब्लिक के अंदर कोई गलत फहमी फैल लेगी, तो वो कहेगा कि ठीक है जी अब मैं नहीं बताऊंगा। तो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो उस बात की शहादत दे कि उसको अंदर से क्या डायरेक्शंस जारी हुई थी। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है इसमें आर्टिकल 8 की तरफ आ जाते हैं। तो एक चीज़ ये है कि देखें, मजिस्ट्रेट है, कोई भी पुलिस ऑफिसर है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो ये बताएं कि उनको किसी भी वकूए की इत्तला कहाँ से मिली थी। देखें अक्सर एफआईआर के अंदर क्या होता है कि वो ये क्लियरली लिखा होता है जी कि हमें मुखबर ख़ास की तरफ से इत्तला मिली। अब देखें वो आप क्या कहते हैं, मैंने अक्सर वकला को देखा, वो कहते हैं जी हमें ये बताएं तो सी कि किस मुखबर ने इत्तला। भाई वो क्यों बताएं? वो आर्टिकल 8 उनको QSO का तहफ़्फ़ुज़ देता है कि वो ये अपने मुखबर की नहीं बता सकते कि उनको ये इत्तला कहाँ से मिली थी, और वो अपने राइट पर हैं, आप उसको खामखा इल्लीगल देते हैं। यहाँ से बेसिकली आप अपनी नालायकी भी शो कर रहे होते हैं। माजरत के साथ, ये मैं हमारे साथ भी ऐसे वाक़यात पेश आ जाते रहे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता क्या है कि हमें बेसिकली पता नहीं होता, हम लोगों कभी इस चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी होती। तो ये चीज़ है कि देखें, कोई भी बंदा जो होता है, या रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी इनमें शामिल हैं, यानी कि कोई भी तहसीलदार, पटवारी अगर वो आके कहता है कि जनाब ये फ़्रॉड हुआ है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते तुम्हें कैसे पता चला ये फ़्रॉड हुआ है, कि तुम्हें किस बंदे ने बताया, बताओ जी। वो आप इस तरह की गवाही नहीं ले सकते। आप इसी तरह के, ये देखें, क्रॉस क्वेश्चन इसी तरह से तो बनते हैं
कि आप ये कहते हैं जी कि ये सवाल है, अब आगे से कोई भी जो सीनियर बंदा होता है या कोई समझदार जिसने ज़्यादा लॉ के पर थोड़ी एफर्ट की हुई है, वो तो फ़ौरन कह देगा कि जी ना आप तो ये बात ही नहीं उससे पूछ सकते हो। ऑब्वियसली वहाँ पे अदालत आपको रोक देगी कि भाई आप ये सवाल नहीं कर सकते। तो आप लिए इसीलिए प्लीज़ इस चीज़ों को ज़रा, इन पॉइंट्स को, इन आर्टिकल्स को ज़रा सब्र के साथ, लेकिन इनको जहन में रखें जब भी आप केस करें कि आप कौन से सवाल कर सकते हैं, कौन से सवाल नहीं कर सकते। तो ये देखें, इसी तरह से आप किसी भी एफआईआर के अंदर ना तो मुखबिर ख़ास की बात कर सकते हैं कि जनाब आपको कहाँ से मिला, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन हासिल है, और ना ही रेवेन्यू ऑफिशियल से आप इस तरह की कोई बात कर सकते हैं कि आपको कहाँ से पता चला था कि ये मामला कैसा पेश आया है। तो एक तो ये चीज़, यानी कि आम हालात के अंदर ये भी एक आ जाता है कि आप उनसे नहीं पूछ सकते। ओबियसली अगर कोई चीज़ चाहिए होगी तो फिर वही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। अब मैंने कहा कि आगे जो तीसरा पॉइंट था मेरा कि वकला के हवाले से था कि वकील जो होते हैं उनकी कम्युनिकेशन जो अपने क्लाइंट के साथ हुई हुई होती है उसके ऊपर वो गवाही दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या दे सकते हैं तो किस हद तक दे सकते हैं। देखें, आम तौर पर ही होता ये है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है और वकील उसको कोई भी गाइडेंस देता है तो उसमें ये होता है कि आप कोई भी अदालत जो होती है वो किसी भी वक्त वकील को ये जो है ना परमिशन नहीं होती या उसको मजबूर नहीं कर सकती कि वो ये बताए कि तुमने अपने क्लाइंट को क्या कहा था, या क्लाइंट के बिहाफ पर तुमसे किसी बंदे ने कोई बात की थी, या ये कि फिर क्लाइंट ने तुम्हें जो कोई डॉक्यूमेंट दिए वो डॉक्यूमेंट उनकी हालत क्या थी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, या जो तुमने क्लाइंट को क्या नसीहत या क्या रहनुमाई दी हुई है। तो ये अदालत वकील से नहीं पूछ सकती। तो उसके बाद ये कि हाँ, एक बात हो सकती है कि अगर किसी क्लाइंट ने वकील को कहा हो कि भाई आप मेरे साथ मिलें या मुझे ये बताएं कि मैं ये फ़्रॉड करना चाहता हूँ, तो ये सूरत हाल हो सकती है कि अगर अदालत पूछे कि जी बताएं वकील साहब आपको क्या इसने फ़्रॉड के मुतालिक बात की थी या नहीं, तो उस वक्त वकील ये बता सकता है कि जनाब ठीक है इसने मुझे बात की थी या नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई डिटेल नहीं देगा। उसके बाद आर्टिकल 10 आ जाता है। देखें, आर्टिकल 10 भी बेसिकली वही चीज़ है कि कोई भी वकील जिस तरह से बाउंड हैं वो नहीं बताएंगे कि उन्होंने अपने क्लाइंट को किसी वक्त किस तरह से बात की थी, क्या मशवरा दिया था, क्या बात नहीं हुई थी। तो ये उनका जो वकीलों के तर्जुमान यूजुअली जो मुंशी होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, वो भी इसी तरह से अपने क्लाइंट के साथ जो उन्होंने कोई बात की होती है उसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर बताने के पाबंद नहीं होते हैं। इसी तरह से देखें, आर्टिकल 11 आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन थोड़ा सा बारीक फ़र्क है, इसको प्लीज़ ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई पार्टी खुद शहादत दे दे, ठीक है, और वकील से वो रज़ामंदी ज़ाहिर ना करे, ठीक है, तो या वो वकील को तलब कर ले और उससे वकील से इजाज़त भी ली, यानी कि वकील को वो मजबूर नहीं कर सकती कि वकील यानी कि हो सकता है कि उन्होंने वकील से इजाज़त ली हो कि ठीक है जी वकील साहब आप हमारी गवाही देंगे, वकील साहब इजाज़त भी कर देते हैं ठीक है जी मैं दूंगा, लेकिन वो अदालत के अंदर नहीं देते, तो उन पर कोई बार नहीं है, वकील आज़ाद होते हैं। वकील साहब उसमें वो शहादत दें ना दें ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 12 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 12 देखें, उसमें ये कहता है कि कोई भी वकील जो होता है क्लाइंट के साथ उसकी जो खुफिया बातचीत हुई होती है, यानी कि उसने बाज़ ऑब्वियसली जितनी भी उनकी होती है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, तो कोई भी अदालत, ट्रिब्यूनल, कोई भी अथॉरिटी चाहे वो जुडिशल है या क्वाज़ी जुडिशल है, वो वकील को मजबूर नहीं कर सकते कि ये बताएं कि यार क्लाइंट के साथ आपकी क्या बातचीत हुई है, ठीक है। हाँ, अगर कोई बात करनी भी होगी तो जित फैक्ट इन इशू से रिलेटेड अगर कोई बात है तो उसको वो जवाब देंगे, इससे ज़्यादा वकील साहब जवाब देने के पाबंद नहीं हैं, ठीक है जी। ये है बात कि जो इनकी खुफिया कम्युनिकेशन होती है उनसे रिलेटेड। अब आगे मैंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स देखें, जितने भी विटनेस होते हैं ना जो अदालत के अंदर पेश होते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी उनको बाउंड नहीं कर सकता कि वो किसी के केस के अंदर अपने कागजात दें। यानी कि फ़र्ज़ करें कि झगड़ा या मुकदमा चल रहा है ए और बी के दरमियान, जो सी बंदा है जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स ला के ये नहीं कहेगा कि देखें जी कि ये बंदा ए सच्चा है या बी सच्चा है, ठीक है। वो पाबंद नहीं है, वो बाउंड नहीं है कि वो अपने कागजात पेश करे।
या वो ये बताए कि जनाब मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे प्रॉपर्टी के उनका टाइटल क्या है, या ये बताए कि जनाब उसमें जो है वो उसकी हालत कैसी है, वो मॉर्गेज थी, प्लेज है, क्या है। या फिर इसी तरह से वो ये बताए कि उसकी जायदाद के कागजात की हैसियत किस शक्ल में मौजूद है उसके पास। हाँ, अगर किसी गवाह ने किसी भी फरीक मुकदमे को सपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स देकर, तो फिर उसके लिए उसको क्या करना है कि उसको पहले लिख कर देना पड़ेगा कि जनाब ठीक है, एज मैं आपको देता हूँ मेरे कागज़, आप मेरे कागज़ अदालत के अंदर पेश कर सकते हो। वो ये जाके लिखाई जो भी उनका एग्रीमेंट होगा वो पेश करेगा अदालत के अंदर। अदालत फिर समझ जाएगी कि बिल्कुल ठीक है, इस वक्त जो है गवाह है उसने खुद इजाज़त दी है कि वो अपने कागजात इनके मामलात के अंदर पेश करेगा, तो अदालत उसकी जो है डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगी और उस पर गवाही लेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने देखे इस चीज़ पर बेशुमार वकलाना नोटिस लेते हैं और इसी तरह केस चलते रहते हैं। बाद में फिर जो है कोई भी बंदा चैलेंज करता है इस स्टेट को और वहाँ से आप हार जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, कोई भी गवाह जब तक लिख कर ना दे उसकी कोई भी शहादत नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप इस तरह का शॉर्टकट मारेंगे तो आपका केस जो है वो डेफिनेटली आप लूज़ करेंगे। तो उसके बाद ये है कि एक चीज़ कि मेरे कागज़ हैं, फ़र्ज़ करें कि वो पड़े हुए हैं किसी दूसरे शख्स के पास। अब अगर उस शख्स को मैं इजाज़त नहीं दूंगा तो वो बंदा मेरे कागज़ जाके अदालत के अंदर पेश नहीं कर सकता। यानी कि किसी भी बंदे के कागज़ कोई भी दूसरा शख्स नहीं पेश कर सकता जब तक कि पहला शख्स जो है उठ के इस बात की उसको इजाज़त ना दे। तो ये है आर्टिकल 14। ये मेरे बेसिकली चौथे पॉइंट से रिलेट करता है कि जिसमें मैंने कहा था कि जो विटनेसेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनकी शहादत किस तरह से होती है। यानी कि गवाहों से अब कागजात की शहादत, अब आगे आ जाते हैं जी कि गवाहों की जो ज़ुबानी शहादत होती है, ओरल। तो देखें, अब कोई भी बंदा जो होता है, कोई भी गवाह सिर्फ इस बुनियाद पर इनकार नहीं कर सकता कि वो अगर कोई जवाब देगा तो इससे वो खुद गुनाहगार हो जाएगा, या वो किसी सिविल या क्रिमिनल कार्रवाई के दौरान कोई उसे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई जुर्माना हो जाएगा या उसको उसकी जायदाद ज़ब्त हो जाएगी। तो ऐसे गवाह की गवाही से उसको जो है वो आप गिरफ़्तार या मुकदमाबाजी या उसके ख़िलाफ़ सबूत जो हैं वो उसको समझे तो जाएंगे, लेकिन ये नहीं समझा जाएगा कि ये फ़्रॉड है उसका। यानी कि फ़र्ज़ करें एक बंदा कहता है यार कि अगर मैंने जवाब दे दिया ना तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी पे सवाल उठ जाएगा कि ये भी किसी फ़्रॉड से ली गई है। देखें, आप उसको ये नहीं कह सकते कि फ़र्ज़ करें वो गवाह में बेचारा अपने उसने कोई सवाल का जवाब दिया और उसमें उसकी प्रॉपर्टी पे हरफ आ गया, तो उसकी वहाँ पर उसको सबूत उसके ख़िलाफ़ नहीं समझा जाएगा कि जनाब आप फ़र्ज़ करें जी कि एक बंदा था, यानी दो बंदे आ जाते हैं। एक बंदा कहता है जी कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली थी और पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी फ्रॉड से थी, और अपने साथ वो एक बंदे को लेके आता है जी, जो गवाही देता है कि जी ठीक है जी, लेकिन वो गवाही में पता चलता है कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी भी फ्रॉड वाली थी। तो अब यह है नहीं कि आप इसी बात को सबूत बनाएं और उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें कि जनाब इसने प्रॉपर्टी ली, नहीं, बल्कि आप सिर्फ उसके खिलाफ इतनी कार्रवाई कर सकते हैं कि जनाब इस बंदे ने भी झूठ बोला है, ये भी एक फ्रॉड शख्स है, बस। इससे ज़्यादा आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो लेकिन सिर्फ एक बंदा इस बात पर इनकार कर दे कि जनाब नहीं, मैंने अगर जवाब दिया तो मैं खुद फंस जाऊँगा, तो इस वजह से सिर्फ वो शहादत से इनकार नहीं कर सकता, उसको शहादत देनी पड़ेगी, चाहे वो खुद उसमें फंस जाए। लेकिन फंसने की सूरत में उसके ख़िलाफ़ ओबियसली वो गवाही जो होगी उसके फ़्रॉड की शहादत नहीं समझी जाएगी, बल्कि सिर्फ एक झूठी शहादत तसव्वुर की जाएगी। तो ये भी अक्सर आपको मैं बता दूं कि अक्सर इसको वकला नहीं बारीकी से देखते और ये भी मामलात ख़राब करते हैं। अब आगे आ जाते हैं कि जनाब जो शरीक मुल्ज़म होता है उसकी गवाही देखें। जो हदूद का है ना, ऑफेंस ऑफ ज़ना ऑर्डिनेंस, उसके अंदर तो चूँकि जो है ना जितने भी होते हैं मुल्ज़म, उन पर चूँकि एक ही तरह का इल्ज़ाम होता है, तो वहाँ तो जो है वो नहीं आप कहते कि जनाब शरीक मुल्ज़म जो उसकी गवाही लें। लेकिन हदूद केसेस के अलावा जितने भी केसेस होंगे उनके अंदर जो दूसरा शरीक मुल्ज़म होगा उसकी दूसरे मुल्ज़म के ख़िलाफ़ गवाही तसव्वुर की जा सकती है, उस पर शहादत ली जा सकती है और ऐसा होता भी है और उस पर सज़ा भी मिलती है। तो को अक्यूज़ जो होते हैं वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस तसव्वुर होते हैं। सिर्फ कब नहीं होते, वो सिर्फ़ और सिर्फ हदूद केसेस में नहीं होते, बाकी हर जगह
को अक्यूज़्ड एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है और उसकी गवाही कबूल की जाती है। अब आगे आ जाते हैं जी आर्टिकल 17 जो है कि गवाहों की अहलियत या उसकी तादाद। देखें ज़्यादातर तो ये है कि कोई भी जो शख्स होता है उसकी अहलियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कि अगर वो सोमो सलात का पाबंद है, नेक आदमी है, तो फिर उसकी शहादत ली जाएगी। लेकिन अगर कोई नहीं मिलते तो फिर जितने होते हैं फिर उन्हीं को ही तसव्वुर किया जाता है। तो ये तो है अहलियत। हाँ, लेकिन अब तादाद की अगर बात करें तो देखें जो मालियाती अमूर होते हैं या जो मुस्तकबिल से रिलेटेड अमूर हैं तो वहाँ पर 2 मर्द होंगे। ठीक है जी, कोई भी एग्रीमेंट करेंगे उसके 2 मर्द गवाह होने चाहिए, या 1 मर्द और 2 औरतें गवाह होनी चाहिए। वो भी वही बात कुरान व सुन्नत वाली कि एक औरत अगर भूल जाए तो दूसरी औरत उसको याद दिलाए। बाकी मामलात के अंदर क्या होता है कि एक मर्द और एक औरत भी शहादत दे सकते हैं, या फिर ये कि मुकदमे के हालात किस तरह के हैं उसके ऊपर कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकती है कि उसको इस मैटर के लिए कितने जो हैं वो विटनेस चाहिए, उसके अंदर विटनेसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये देखें, मैंने जो बताया था आपको कि इन्हीं तरह से जो हैं वो 3 से 17 तक के आर्टिकल आपने सिर्फ मेरी वीडियो को अगर आप 2-3 बार इसको रिपीट करके देख लेंगे और जो मैंने आपको शुरू में फार्मूला बताया उसके मुताबिक आप इसको तकसीम कर लें तो ये सिर्फ 3-4 तरह की जो है वो गवाही की बात की गई है। ठीक है, कि कौन शहादत दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, आम हालात में कौन सी शहादत होती है जो नहीं होती मगर ख़ास हालात में वो शहादत हो सकती है, वकला की शहादत कैसे होती है, और इसी तरह से जो विटनेसेस होते हैं उनकी शहादत किस तरह से होती है। और इसको अगर आप फर्दर कैटेगराइज कर लें कि विटनेस से उसके डॉक्यूमेंट किस तरह से लेने हैं या फिर उसकी ओरल गवाही किस तरह से लेनी है, ज़बानी शहादत किस तरह से लेनी है, और फाइनली कि गवाहों की अहलियत वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी, और फिर गवाहों की तादाद। तो ये कुछ माली मामलात या दूसरे मामलात में कुछ जनरल कैटेगराइज कर दी गई है। तो आपने कानून शहादत से रिलेटेड में जो है आर्टिकल 3 से 17 तक इसको अगर आप तकसीम कर लेंगे तो ये हमेशा आपको याद रहेगा। तो इसी तरह से मैं इसका नेक्स्ट भी जो है वो जल्द ही अपलोड कर दूंगा, और ये पूरी कोशिश है मेरी कि मेरे पीपीसी के, सीआरपीसी और क्यूएसओ के सब जो हैं, और इसी तरह से सीएनएसए वगैरह आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी की सारी सीरीज़ जो है वो अपलोड करता जाऊंगा ताकि आप सब लोगों को वो हेल्पफुल हो। लेकिन किसी को भी अगर कोई सजेशन देनी हो तो वो मुझे प्लीज़ इसमें ज़रूर मेंशन करें, मुझे कमेंट किया करें प्लीज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मेरी बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। और इसको अगर शेयर करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा ताकि मज़ीद लोगों तक मेरी बात जा सके और उनका भी उसी तरह से भला हो, जिस तरह से कुछ चीज़ें जो मैंने सोचा है कि नुकसान उठाएं वो किसी और को ना देखने पड़ें। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मैं फिर करूँगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।